गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर आप आज बहुत सीरियस लग रहे हो। यस, मैं आज बहुत सीरियस हूँ। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो जिस तरह से हमें थोड़ा सा फील हो रहा है या हुआ था हमें, आप बोर्ड के एग्ज़ाम के समय आपको भी ऐसा हो रहा होगा, है ना। एग्ज़ाम बहुत 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 नज़दीक है, एग्ज़ाम सर पर है, क्या करें क्या करें, क्या पढ़ें क्या पढ़ें, है ना। ऐसी चीज़ें हम पढ़ लें ताकि हम स्कोर कर सकें, ऐसी चीज़ें हम पढ़ें वही एग्ज़ाम में आ जाए, ऐसी हम चीज़ें पढ़ें जो हूबहू वैसे ही एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ें कि उसी के सिमिलर हमको एग्ज़ाम में आ जाए ताकि हम आसानी से कर सकें, है ना। तो आज इन सब का सलूशन आप अच्छे स्कोर कर सको और एग्ज़ाम में जो आ रहा है या फिर जो आने वाला है ना, वही एग्जैक्ट हम पढ़ें। आज से हम लोग वही पढ़ेंगे, एकदम हूबहू क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन मिलेगा, है ना, या तो फिर सिमिलर इसी के जैसा होगा। एकदम हूबहू एग्जैक्ट कोशिश करेंगे कि वही एग्जैक्ट मिले आपको, और वही मिलेगा ही, या तो फिर सिमिलर हो सकता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो सिमिलर और हूबहू लगभग एक ही है, हूबहू एग्जैक्ट वही आता है ना, और सिमिलर है उसी के लगभग है, हम आसानी से कर लेंगे। फार्मूला हमें याद है ना, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, तो आंसर है यस, आप कर सकते हो। तो ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हम एग्ज़ाम नज़दीक होने की वजह से हम वही पढ़ें जो हमारे लिए बेनिफिट हो, जो एग्ज़ाम में आए, एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो आज का हम लोग का सेशन यही होगा, और सेशन हम लोग का आज का ये होगा टोटल एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एकदम, ठीक है, हम लोग एक एक एग्जाम्पल करेंगे, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एक क्वेश्चन करेंगे, और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है, एक एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, यानी टोटल एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं। इसके पहले जो भी हमने न्यूमेरिकल बताया था वो एनसीईआरटी बुक से हट के न्यूमेरिकल हमने आपको ढेर सारा बताया था। न्यूमेरिकल को पढ़िए, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़िए। तो हम लोग ने पूरा एकदम थियरी, कुछ न्यूमेरिकल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पूरा का पूरा पढ़ लिया हुआ है, कोई दिक्कत नो, है ना। अब हम लोग का जो सेशन होगा, जिसे कह सकते हैं रिवीजन सेशन और टोटल एनसीईआरटी। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, तेजी से, जल्दी से, कम समय में ज़्यादा हम आसानी से पढ़ लें। ऐसा कम समय है हमारे पास और कम समय में ज़्यादा नॉलेज ले लें, है ना, तो ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये सेशन जरूर पढ़ के जाओ, बेस्ट करोगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन, टोटल एनसीईआरटी, एग्जाम्पल, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, और इलेक्ट्रिसिटी आपके साइंस बुक का 12th चैप्टर है ना। तो एग्जाम्पल 12.1 देखिए क्या है। तो एग्जाम्पल 12.1 इलेक्ट्रिसिटी आपका 12th चैप्टर है, आपको पता है। तो उसी का पहला एग्जाम्पल क्या है, आप लोग पढ़े हो, जानते हो, यानी हम लोग बहुत जल्दी से करेंगे, है ना, बहुत जल्दी, क्योंकि कॉन्सेप्ट फार्मूला आपको तैयार है ना। तो देखो, एक करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें करंट ड्रॉन है, कितना करंट ड्रॉन है, आंसर है 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉन है। ठीक है, फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक, यानी टाइम आपको दिया हुआ है 10 मिनट तक। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है, दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो आपको चार्ज पूछा है ना। तो हम लोग आई टी और चार्ज के बीच एक रिलेशन जानते हैं, है ना। तो करंट का डिफिनीशन आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, लगाओ आंसर ले जाओ, है ना। और उसके बाद हमने आपको बताया न्यूमेरिकल होगा, तो कहीं कहीं आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए होते हैं उनकी जो यूनिट है, क्या एक सिस्टम में है, करंट कैसा यूनिट एम्पियर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, लेकिन ये मिनट में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 10 × 60 इक्वल टू 600, अब ये होगा सेकेंड, है ना। अब फार्मूला हम लोग करंट का जानते हैं, I इज इक्वल टू
Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। तो अब वैल्यू रखो, आंसर मिलेगा। I का वैल्यू है 0.5 इंटू टी का वैल्यू है 600, है ना। अब 1 प्लेस पर डेसिमल, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, तो क्या आएगा 6 पंचे 30, ठीक है। तो आंसर है 300 और SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम। ये रहा आपका एग्जाम्पल 12.1। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3। तो NCERT का एग्जाम्पल हम लोग ने कर लिया, है ना, और ये है क्वेश्चन। तो NCERT की जो क्वेश्चन है हमारा ये है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आपको पता होगा, है ना, हमारा लिखने का तरीका। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन क्या समझते हो, ये मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है ना, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझा हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि आपका एक नया कमरा है, उसमें आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगानी है ना। तो अब इलेक्ट्रिक बल्ब लगाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत होगी, उसको हम बोलते हैं पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या लगानी है, एक बल्ब लगानी है ना। तो बल्ब लगा दो। तो बल्ब लगाने के लिए यानी बल्ब जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, आंसर है एक सोर्स चाहिए, है ना, जिसे आप सेल कहते हो या फिर बैटरी कहते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने इस सेल से यानी बैटरी से बल्ब को कनेक्ट किया और बल्ब आपका जलेगा, तो पूरी सर्किट आपकी कंप्लीट। आंसर है नो। बल्ब लगाओ और ये पूरा कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और एक बैटरी लगा दो। अब बैटरी लगा दोगे तो बल्ब आपका ग्लो करेगा, जलेगा, है ना। तो क्या पूरा हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट, आंसर है नो, है ना। आपको ये कंडक्टिंग वायर तो चाहिए, ठीक है, और ये आपका बल्ब है जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस चाहिए, आंसर यस, रेजिस्टेंस चाहिए। और ये आपका है सोर्स है जिसे हम बैटरी बोलेंगे, है ना, बैटरी चाहिए या फिर सेल चाहिए, ये हुआ। फिर उसके बाद हमको एक ठो स्विच चाहिए, नहीं तो कंटिन्यू बल्ब हमारा जलता रहेगा, दिन में भी जलता रहेगा, रात में भी जलता रहेगा। तो हमको पढ़ने के लिए रात में जरूरत होती है, दिन में नहीं। दिन में तो हमारे सूर्य देवता है यही है ना, यस। तो अब एक हमको स्विच की जरूरत होगी, तो हमको स्विच की जरूरत होगी। बस अब हमारा कहीं न कहीं पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है। की प्लग, वायर, कंडक्टिंग वायर, आपका रेजिस्टेंस यानी बल्ब, और आपका ये बैटरी यानी सोर्स। बस इसी को लिख लो, हो गया आपका, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो मीन है वो हमने लिखा हुआ है ना। क्या लिखा, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ यानी वायर, एक वायर चाहिए, फिर क्या चाहिए, एक रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, एंड स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब इन दोनों टर्मिनल के बैटरी के बीच हम लोग क्या लगाएंगे, स्विच लगा लेंगे, है ना, बस बैटरी। फिर उसके बाद क्या हुआ, along which current is flow is called इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। बस रेजिस्टेंस लगाओ, स्विच लगाओ, है ना, वायर में कंटिन्यू करंट फ्लो होगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको जैसे समझ में आया वैसे लिख लो, है ना, ये समझ में आ गया। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बना लोगे तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा कैसे जाता है, 1 नंबर का है, हाफ नंबर का है, 2 नंबर का है, कैसा पूछा जाता है। अगर 2 नंबर का है, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। 1 नंबर का है या तो ये लिखो या तो ये बना दो, हो गया कंप्लीट, है ना। तो अब ये होता है लिखने का तरीका। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द यूनिट ऑफ करेंट, है ना। तो यूनिट ऑफ करेंट की सही यूनिट होती क्या है, एम्पियर। तो अब हम लोग एम्पियर को डिफाइन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास एक वायर है ए और बी, ये वायर है ना। तो इस वायर को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, सोर्स से। और जब सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही हम की को, है ना, ये हमारा बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ही की को, है ना, क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, आंसर यस, इस वायर में करंट फ्लो होगा। और हमको डिफाइन करना है कि इस वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यानी 1 एम्पियर को डिफाइन करनी है, ठीक है। तो अब करंट का डिफिनीशन क्या है, तो आंसर है, करंट का डिफिनीशन है चार्ज फ्लो कराओ पर यूनिट टाइम में। यानी अब जैसे ही हमने सोर्स को यानी कनेक्ट किया, की को क्लोज किया, तो करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो हमने देखा ए से बी तक चार्ज फ्लो होगा, आंसर यस, चार्ज फ्लो हुआ। तो हमने माना 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ ए से बी तक। फिर से हमने देखा कि जो हमारा टाइम लगा वह कितना लगा, 1 सेकेंड, है ना। तो बताइए इस कंडक्टिंग वायर का,
है ना, या इस कंडक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, तो आंसर है 1 एम्पियर। ठीक है, तो अगर कंडक्टर के अक्रॉस 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ इन 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे कि जो करंट फ्लो हो रहा है वह 1 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग एम्पियर को डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, तो डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्यों हुआ, है ना, हमने आपको बता दिया। फिगर बनाइए या ना बनाइए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 2 नंबर का है तो फिगर भी बनाओ, इसको भी लिखो, 2 नंबर मिलेगा। अगर 1 नंबर का है तो आप इसको लिख लो, है ना। तो क्या है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इन 1 सेकेंड, देन करंट इट इज इन कंडक्टर 1 एम्पियर, है ना। उसको हम कह सकते हैं सेट टू बी इन 1 एम्पियर। बस हो गया, आपको जिस तरह समझ में आया वैसे लिख लो, है ना। ओके, तो अब हम लोग का आता है थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको याद भी होगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18। वेरी गुड, वही हमको कैलकुलेट करना है ना। तो हमने कराया हुआ भी है, फिर से कर लीजिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इन 1 कूलम चार्ज हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है। और पता है ये क्वेश्चन आपके कहीं कहीं नीट में आया है, एम्स में आया है और कई अदर कंपटीशन में आया है, बहुत बार पूछा गया है ये आपके कंपटीशन में, है ना, एम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या हुआ है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है, तो हमको n बतानी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना है, तो आंसर है 1 कूलम। ठीक है, और हम लोग ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन है जिसका हमको चार्ज पता है ना। तो E भी पता है, तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो N इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Q बाई E। तो वैल्यू रखो, N की वैल्यू निकालिए। N इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है, डिवाइड बाई E फॉर इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और हमको मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस साइन नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम से कूलम मर जाएगा, और एक नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो अब 10 के पावर -19 इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो 1 बाई 1.6 इंटू 10 के पावर 19 हो जाएगा, और 10 के पावर 19 है, एक इसको दे देगा, तो n इज इक्वल टू 10 इंटू 10 के पावर 18 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1.6, कोई दिक्कत। 10 के पावर 19 को हमने 10 इंटू 10 के पावर 18 लिख दिया, 10 के पावर 1 इसका, 18 इसका, 18 और 1 19, ये हो गया। अब डेसिमल को हटाने के लिए 10 का गुणा हम ऊपर कर दें, 10 का गुणा नीचे कर लें, है कि नहीं। तो n इज इक्वल टू 10 का गुणा इसमें करोगे तो ये 100 हो जाएगा, और 10 का गुणा इसमें करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो 16 आएगा, और 10 के पावर होगा 18 आपका। अब इसको सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू 16 छक्का 96, है ना, फिर 16 दूना 32, फिर 16 पचे 80 इंटू 10 के पावर 18, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एंस में, है ना, नीट में, यानी कई कंपटीशन में पूछा गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। NCERT चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 202 इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो उसका है आपका एग्जाम्पल 12.2। तो एग्जाम्पल 12.2 क्या है, हाउ मच वर्क इज डन, है ना, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, है ना, 2 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है, किसके क्रॉस, अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, है ना। 2 पॉइंट के अक्रॉस 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी मूव कर रहा है, तो कितना वर्क डन होगा, और दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है, आंसर है 12 वोल्ट है। तो चार्ज कैसा यूनिट, कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट, वोल्ट।
ठीक है, बस अब हमको वर्क डन निकालनी हुई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, आंसर यस। तो आपको V दिया हुआ है, आंसर यस 12, ठीक है। W आपको निकालनी है, W आपको निकालना है, Q का वैल्यू दिया है 2 कूलम, ये 2 कूलम, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इक्वल टू 24, तो वर्क डन इज इक्वल टू 24 और SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू जूल, तो 24 जूल होगा, ठीक है। इजी है, आसान है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत इजी, बहुत आसान है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। आइए पेज नंबर 202 का अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन उसमें भी है। पेज नंबर 202 है ना, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये 1 क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन्स ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अक्रॉस है ना पोटेंशियल डिफरेंस कब तक मेंटेन होगा, है ना। तो आंसर है जब तक उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। और उसका डिवाइस का नाम क्या है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, उस डिवाइस का नाम है यस इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी, है ना। वही पूछा है कि किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है, सेल या फिर बैटरी। तो इसका आंसर है 1 वर्ड का इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, या फिर क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसका नाम है बैटरी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। तो अगला क्वेश्चन का भी आंसर यही लिख लेते हैं, है ना, उसको समझ लेते हैं। तो आंसर नंबर 2 है ना, तो आंसर नंबर 2 हमारा क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इज 1 वोल्ट, है ना। 2 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज, यहाँ पे 2 पॉइंट होगा क्वेश्चन में, 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, है ना। तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है ना। तो अब इसमें अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करेंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करेंगे, या तो फिर हम ये कह सकते हैं, है ना, 1 वोल्ट को ही हमको डिफाइन ही करना है, 1 वोल्ट को हमको डिफाइन करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। यानी इस कंडक्टर में अगर 1 कूलम चार्ज A से B तक गया, है ना, तो वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन हुआ वह कितने का हुआ, 1 जूल हुआ। तो बताइए ये जो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह कितना है, तो आंसर है 1 वोल्ट, ठीक है। किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 कूलम चार्ज फ्लो होने में 1 जूल वर्क डन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह क्या है, 1 वोल्ट है। यही हमको पूछा है, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। 1 वोल्ट का डेफिनेशन है ना, तो हमने क्या लिखा हुआ है, हमने अभी भी एक्सप्लेन किया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम 1 वोल्ट बोल सकते हैं, कब, इफ 1 जूल वर्क इज डन, if 1 joule work is done, if 1 joule work is done in moving a 1 coulomb charge from one point to other। ये हमारा है 1 वोल्ट का डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, आसान है अगर आप समझे हुए हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, है ना। हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क डन, है ना, एनर्जी मीन्स वर्क डन। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, है ना। तो हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क डन, वर्क डन आपको पूछा है, ठीक है। इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज है वो कितने का है, तो आंसर है ईच कूलम यानी 1 कूलम, ईच कूलम मीन्स 1 कूलम, ठीक है। पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है ना। तो आपको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, यानी वर्क डन निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू वी क्यू, है ना, क्यू भी हो, है ना, इसको ये भी हो आप लोग, तो 6 इंटू ईच कूलम यानी 1 कूलम, 6 1 जा 6, SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, तो 6 जूल आपका आंसर है,
ठीक है, ये इस तरह से। तो क्वेश्चन बहुत ईजी, बहुत आसान है ना, आपको लग रहा है ना? यस, ऐसे ही होता है, ऐसे ही आपके एग्जैक्ट एग्जाम में, और या तो हूबहू या तो फिर कह सकते सिमिलर, एकदम ऐसे ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो नोट कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 12.3 एंड 12.4, है ना, ये दो और हैं, हम लोग कर लेते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी, यानी पूरा हम लोग, है ना, एग्जाम्पल, क्वेश्चन और एक्सरसाइज टोटल अटेंड करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये 1 शॉट में हो जाए, है ना, या तो फिर हम 1-1 घंटे का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 12.3, 12.4, तो 12.3 को पहले करते हैं। तो क्या है, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो क्या पूछा है आपको, करंट पूछा है, तो करंट हमको निकालनी है, कितनी होगी करंट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, जो 220 पोटेंशियल डिफरेंस पर वर्क कर रहा है वह बल्ब, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, है ना, तो बल्ब का जो फिलामेंट है उसका जो रेजिस्टेंस है वह 1200 ओम है, तो आपको बतानी है कि करंट क्या होगा। V इज इक्वल टू आई आर, ओम सला लगाओ, ले जाओ, है ना। और ये है B यानी दूसरा क्वेश्चन, ये था आपका A क्वेश्चन और ये आपका B यानी दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले A कर लेते हैं, तो आपको I निकालना है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वेरी गुड। तो I निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R, ठीक। और जब I इज इक्वल टू आपका हुआ V बाई R, तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू रखिए, तो V का वैल्यू 220 डिवाइड बाई R का वैल्यू 1200, है ना। तो कैंसिलेशन करिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 1 जा 2, 11 हुआ, और 2 6 जा ये रहा, तो I इज इक्वल टू 11/60 एम्पियर, और SI यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, ये रहा आपका आंसर, है ना। इसको आप डेसिमल में चेंज करना चाहते हो तो कर लो, डिवाइड कर लो, है ना। तो 11 डिवाइड बाई 6 करोगे, 60 करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल, ठीक है। तो 0, 60 दूना 120 यानी 60 एकम 60, ये हुआ आपका, तो 50 हुआ, फिर नहीं होगा ये 0, फिर 6 चौके 24 यानी 5 छक्के 30, 4 टाइम यानी 8, 8 छक्के 48, 8 टाइम, 8 छक्के 48, 480, ठीक है, 0 और 2, ठीक है। फिर क्या होगा आपका 200, फिर 36 के 18, 3 टाइम 180, ठीक है। तो इस तरह से आता रहेगा आपका, है ना। तो ये अगर हम इसको राउंड अप कर लेते हैं तो ये 3 को ड्रॉप कर लेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और या तो फिर 18 आगे और होगा, है ना, देखो 2 0, फिर इस तरह से, तो 18 तक हम राउंड अप कर लेते हैं 2 प्लेसेस तक, तो ये आपका करंट I इज इक्वल टू आता है आपका 0.18 एम्पियर, ये इस तरह से, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब एग्जाम में आप यहाँ तक भी आंसर दे सकते हो, यहाँ पर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो रहा आपका A, और B भी है इसी तरीके से। B क्या है, B में देखिए, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, हाउ मच करेंट, इसमें भी करंट पूछा है, B में भी आपका करंट पूछा है, तो B में भी करंट निकालिए, देखिए उसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो हाउ मच करेंट, है ना, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर है इलेक्ट्रिक हीटर, ड्रॉन फ्रॉम 220 पोटेंशियल डिफरेंस पर, वो भी चल रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल 100 ओम, ठीक है। तो बी वाला आपका है, तो बी वाला क्वेश्चन है, आई आपको निकालनी है ना। भी दिया हुआ है आपका पोटेंशियल डिफरेंस 220 पर वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक हीटर, है ना। और फिर उसके बाद आपको दिया है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, तो आपको निकालना है आई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू V अपान R, तो आई इज इक्वल टू V का वैल्यू है 220 अपान रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100, ये हुआ 10 दूना 20, 10 दूना 20, ये हुआ 2.2 करंट का SI यूनिट एम्पियर। ये सब SI में SI हो गया, है ना। तो बस ये तो था आपका 12.3, अब हम लोग 12.4 को कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 12.4 है ना, तो 12.4 क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, है ना।
तो ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है सपोज इस तरह से, तो ये है ए और ये है बी। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, और ये अप्लाई किया गया हुआ है 60 वोल्ट से, तो V इज इक्वल टू 60 वोल्ट। ठीक, व्हेन इट ड्रा अ करेंट ऑफ 4 एम्पियर, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वह हो रहा है 4 एम्पियर का, फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है हीटर में, है ना, सोर्स। व्हाट करंट विल हीटर ड्रान, अब हीटर कितना करंट ड्रा करेगा जब इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, है ना। अब 120 पोटेंशियल डिफरेंस पर अब ये जो हीटर है कितना करंट ड्रा करेगा, ऐसा न्यूमेरिकल हम लोग कर लिए हैं, है ना। तो क्लास के दौरान किए होंगे या तो फिर हम न्यूमेरिकल सेशन में आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर देखा हमने क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 60 पर 4 एम्पियर, अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 120 पर कितना करंट होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहा है। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा हीटर में तो हीटर में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, करंट चेंज, है ना। तो हीटर का क्या चेंज नहीं होगा, वेरी गुड, तो आंसर है रेजिस्टेंस। तो हीटर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो सबसे पहले हम लोग हीटर का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले वाले कंडीशन में, जब V 60 हो और I 4 हो। तो V इज इक्वल टू क्या है 60, I इज इक्वल टू क्या है 4 एम्पियर है, सॉरी। तो R आपको निकालना है, तो R आपको निकाल लेनी है, तो रेजिस्टेंस फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। तो R इज इक्वल टू ओम्स लॉ लगाइए, R इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन I, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। तो R इज इक्वल टू V का वैल्यू है वेरी गुड 60 और करंट का वैल्यू है 4, 15 चौका 60। तो रेजिस्टेंस आपका हुआ 15 ओम, रेजिस्टेंस कितना हुआ 15 ओम, है ना। तो अब इस वायर का रेजिस्टेंस 15 ओम है। अब कह रहा है कि यही हीटर अगर 120 पर वर्क कराया जाए, 120 पर वर्क कराया जाए, है ना, तब कितना करंट होगा। ठीक है, तो अब कहीं कहीं हमको अब क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, V बराबर 120 दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 15 ओम दिया है। अब आपको निकालनी है करंट, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू वेरी गुड V अपॉन R। ठीक है, V का वैल्यू क्या है बताइए, V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू है 120, R का वैल्यू क्या है 15, 15 8 120, तो करंट I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। वेरी गुड आंसर, है ना। तो ये रहा आंसर, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ना, पेज नंबर 208, एग्जाम्पल नंबर 12.5, है ना। तो हम लोग का सेशन यही है कि हम लोग टोटल एनसीईआरटी करेंगे, है ना, जिसमें एग्जाम्पल होगा, क्वेश्चन होगा और एक्सरसाइज होगा, टोटल एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम लोग का ये क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ है, रेजिस्टेंस है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 1 मीटर का आपका मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस 26 ओम है, और टेम्परेचर क्या है वहाँ का एटमॉस्फेयर का जहाँ पे वायर रखा हुआ है, आंसर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ वायर, वायर का डायमीटर गिवन है 0.3 मिलीमीटर, है ना। फिर क्या है आपका, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, है ना। तो रेजिस्टिविटी आपसे पूछा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर, है ना, उसी टेम्परेचर पर। ठीक है, यूजिंग टेबल 12.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल्स ऑफ द वायर, है ना। आपको एनसीईआरटी में 12.2 एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे मटेरियल हैं, है ना, कंडक्टर भी हैं, सेमी कंडक्टर भी हैं, है ना, इंसुलेटर भी हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है। और रेजिस्टिविटी जब आप कैलकुलेट करोगे, है ना, तो टेबल में देखोगे कि वो जो रेजिस्टिविटी है कौन से मटेरियल को शो करती है, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। तो सबसे पहले टारगेट हम लोग का क्या,
यस, रेजिस्टिविटी निकालते हैं उस मेटल वायर का। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जो दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, है ना, जो लेंथ है वो आपका क्या है 1 मीटर है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। ठीक, इज 26 ओम, जो रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस 26 ओम है। ठीक है, एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर से हमसे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि टेम्परेचर 20 डिग्री तब पर भी था और 20 डिग्री अब पर भी है ना, कहा है ना, दैट टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पर, इसलिए टेम्परेचर से हमसे कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, सेम है। यस, ठीक है। अब फिर क्या पूछा हुआ है, और क्या गिवन है, द डायमीटर ऑफ द वायर, है ना, वायर जो हमारा होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना, आंसर यस। तो ये कहीं न कहीं सेंटर और ये रेडियस है ना, और ये टोटल डायमीटर। तो इस वायर का डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, लेकिन डायमीटर भी एक लेंथ होता है जिसकी एसआई यूनिट हमको नहीं दी है, तो हम इसको सबसे पहले एसआई यूनिट में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो मिलीमीटर को चेंज करो मीटर में, ठीक है। तो मिलीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में, तो 10 के पावर -3 मीटर हो जाएगा। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -3 मीटर, है ना, ये हमारा हुआ। ठीक, ये हमको दिए हुए हैं। अब क्या पूछा है, रजिस्टिविटी पूछा है आपसे, रजिस्टिविटी पूछा है ना, ये हमको पूछा है, ये हमको कैलकुलेट करनी है ना। एग्जाम में लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है, ठीक है। देखिए फिर अब हम लोग, लेंथ दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, डायमीटर दिया हुआ है, हमको रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो हमको एक रिलेशन पता है, R इज इक्वल टू ρl/A, पता है, आंसर है यस, ठीक है। फिर क्या है, तो यहाँ से हमको R की वैल्यू दिया हुआ है, A की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, L की वैल्यू दिया हुआ है, हमको रो की वैल्यू चाहिए। तो रो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ठीक है, R इंटू ए है ना, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा L, ये मिल गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम लोग रजिस्टिविटी को देख लेते हैं फिर से, एक नया फार्मूला रजिस्टिविटी का। ये रेजिस्टेंस है, ये है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वह होता है πr² होता है ना, क्योंकि एक सिलिंड्रिकल शेप होता है, सर्कुलर शेप का, ठीक है। ऐसे वायर को देखोगे, ये वायर है आपका, ऐसे देखोगे तो सर्कुलर शेप का दिखेगा, इसलिए उसका एरिया πr², ठीक है। अच्छा, R यहाँ पर है रेडियस, R यहाँ पर क्या है रेडियस, है ना, लेकिन हमको टर्म में डायमीटर के टर्म में दिया हुआ है, हमको डायमीटर दिया हुआ है ना। तो क्या हम इस एरिया को डायमीटर में भी बना लेते हैं, आंसर यस, बना लेते हैं, ठीक है। कैसे, रेडियस है ना, जो रेडियस होता है वह डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो हम इस रेडियस के प्लेस पर डायमीटर का हाफ रख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर, आंसर यस रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा हुआ πd²/4, है ना, क्या मिला, πd²/4, d का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये हुआ। तो एरिया हमको πd²/4 दे दिया। तो हम लोग एरिया के प्लेस पर πd² और /4 इंटू L है, यही है L है, यही है। तो एरिया के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, एरिया के प्लेस पर हमने ये रख दिया πd²/4 रख दिया, कोई दिक्कत। तो हमको रेजिस्टिविटी का फार्मूला मिल गया, रो इज इक्वल टू R πd²4 इंटू L, R दिया है, S दिया है, पाई की वैल्यू S 22/7 या 3.14, ठीक। D का वैल्यू दिया हुआ है, आंसर यस, D का वैल्यू ये दिया हुआ है ना। फिर 4 कांस्टेंट है, 4 की वैल्यू, फिर L दिया हुआ है 1, बस वैल्यू रखो, रेजिस्टिविटी आपको मिल जाएगी, है ना। रखिए, तो यहाँ पर आइए, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, सारी वैल्यू रखिए, R का वैल्यू क्या है 26, ठीक है, इंटू पाई का वैल्यू हम लोग रखें 22/7, है ना, 22/7 मल्टीप्लाई d², तो d का वैल्यू क्या है 0.3 इंटू 10 के पावर, है ना, 0.3 इंटू 10 के पावर -3 और इसका स्क्वायर, यही होगा, यस, d²/4,
है ना, बाई 4 इंटू एल मीन्स 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई का वैल्यू देखो, पाई का वैल्यू हमने 22/7 रखा, 22/7 तो 7 और ये 4 है, 4 ये एल यानी 1 मीटर, कोई दिक्कत, सब एसआई में हो गए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए, 2 से कटाइए, 2 2 जा 4 और ये 2 1 1 हो गया। ठीक है, और 2 2 3 हो गया। ठीक, तो रो इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 11, 13 मल्टीप्लाई 11 करोगे तो क्या होगा, 13 1 जा 13, ठीक है, 13 1 जा 13 1 14 मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई। अब ये देखिए 0.3 का स्क्वायर करोगे, 0.3 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0.09 मिलेगा, है ना, मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 का स्क्वायर करोगे तो 10 के पावर -6 मिलेगा, मिलेगा ना, यस। ठीक है, डिवाइड बाई, अब यहाँ पे क्या बोला, 7 इंटू 1 यानी 7, ये मिला। ठीक, तो रो इज इक्वल टू 143 मल्टीप्लाई, देखो डेसिमल यहाँ पर है ना, तो हम इसको 9 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 9, तो डेसिमल कहाँ होगा, 1 प्लेस 2 प्लेस, तो डेसिमल हम यहाँ ला दें तो 9 पॉइंट समथिंग यानी 9.0 हो जाएगा हमारा, 9.0 मतलब 9 ही होगा। तो इस डेसिमल को हम यहाँ पर लाते हैं, डेसिमल हटा देते हैं, है ना, हटाने के लिए इसको हम यहाँ पर लाएं। ठीक है, तो 9.0 हो गया या फिर ओनली 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और हमको पता है जब डेसिमल को हम लोग राइट साइड डिस्प्लेस करते हैं, राइट साइड, ठीक है, तो जो हमारा पावर होता है वह माइनस बढ़ता है, माइनस, तो 1 प्लेस 2 प्लेस तो 10 के पावर -2, तो 10 के पावर -2 होगा, इस डेसिमल को यहाँ पर आने पर 10 के पावर -2 और इंटू 10 के पावर -6 तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -8। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आंसर है 7 होगा, यस। फिर से, है ना, फिर से कैलकुलेट करिए आगे। अब रो, है ना, रो इज इक्वल टू 143 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई करिए, 9 3 जा 9 3 के 27, 2 यहाँ से लगा, है ना, तो 9 चौके 36, 36 2 38, है ना, 3 कैरी, फिर 9 1 जा 9 3, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या मिलेगा, 7 मल्टीप्लाई 10 के पावर -8, 10 के पावर -8, है ना। अब डिवाइड कर लीजिएगा, 1 2 8 7 में 7 का डिवाइड करिए, तो 1 2 8 7 डिवाइड बाई 7 तो कितना जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 5 8, फिर कितना होगा, 7 8 56, यस, 7 8 56, ये 2 हुआ, ठीक है, फिर 7 हुआ, फिर 7 3 के 21, यस, 7 3 के 21, ठीक है, फिर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है, फिर नहीं जाएगा तो डेसिमल बढ़ाओगे, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56 56, ठीक है, ये 40 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा, जो आंसर मिला रो इज इक्वल टू 183.8 मल्टीप्लाई 10 के पावर -8, है ना, ये रहा हमारा। ठीक है, अब इस डेसिमल को हम यहाँ पर लाते हैं, इस डेसिमल को हम लोग यहाँ पर लाते हैं, है ना, 1 और 8 के बीच में, तो डेसिमल को 1 प्लेस डिस्प्लेस किया, 2 प्लेस डिस्प्लेस किया, 2 प्लेस लेफ्ट साइड डिस्प्लेस किया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा जो पावर होगा 10 के पावर पॉजिटिव में होगा, तो 10 के पावर 2 पॉजिटिव में, ठीक है, तो रो इज इक्वल टू 1.838 10 के पावर +2 होगा, 10 के पावर +2, है ना, तो +2 मीन्स 10 के पावर +2 -8 तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको 2 प्लेस तक राउंड अप कर लो, 2 प्लेस तक यानी इस तक राउंड अप कर लो, तो ये 8 है, इसको 1 प्लस कर देगा, तो रो इज इक्वल टू 1.84 इंटू 10 के पावर -6 और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओ मीटर, ये रहा आपका राइट आंसर, है ना। आपके एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में जो आपका एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है ये आपको मिल गया ना, यस। ठीक है, तो ऐसे होते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे भी सही है, ओम मीटर लिख दो, यहाँ पे भी सही है, ओम मीटर लिख दो, है ना। आपको एग्जैक्ट आंसर लानी है तो हमको ये राउंड अप करना पड़ा। ठीक है, तो ये है एकदम आसान, एकदम इजी होता है। ठीक है, एकदम माइंड को सेट करिए और सॉल्व करिए, कोशिश करिए। ठीक है, आप में है वो काबिलियत एग्जाम में अच्छे नंबर पाने की। ठीक है, तो आप मेहनत करिए, बस मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये रहा रजिस्टिविटी, है ना। अब देखिए, अब पूछा ये है कि जो रजिस्टिविटी है वो तो मिल गई हमको, फिर कह रहा है कि यूजिंग टेबल 12.2
12.2 टेबल को यूज़ करिए और वहाँ से प्रेडिक्ट करिए कि यह जो मटेरियल है, ये जो रेजिस्टिविटी आई है, यह कौन से मटेरियल की रेजिस्टिविटी है ना। तो अब हम लोग आते हैं, देखते हैं, ठीक है, कि एक जो 12.2 टेबल है उसको हम दिखाते हैं, ठीक है, और उसको खूब अच्छे से पास करके खूब बढ़िया से उसको देखिए कि ये कौन से मटेरियल को दिखाता है, कौन से मटेरियल की रेजिस्टिविटी को शो करता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, टेबल को हम लोग देखते हैं। तो आपने टेबल 12.2 को देखा है ना। तो ये कौन से मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, तो आंसर है मैग्नीज की, है कि नहीं। तो ये मैग्नीज की रेजिस्टिविटी है, तो मेटल हमारा कौन सा है, मैग्नीज है, ठीक है। ओके, ये रहा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी है ना, और कंडक्टिविटी का रिलेशन, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी का। मीनिंग रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगा, और अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगा, है ना। इस तरह से ये दोनों रेसिप्रोकल है ना। तो अब फिर से आप लोग देखिए, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वह अच्छा कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टिविटी जिसकी कम होगी वह गुड कंडक्टर होगा, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, सही है, ठीक। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के ही पेज नंबर 209 पर, पेज नंबर 209 है ना, पेज नंबर आपका है 209 और क्वेश्चन है आपका, है ना, क्वेश्चन है कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। पेज नंबर 209 क्वेश्चन 5 को देखिए, 5 को देखिए, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको कहीं न कहीं टेबल की हेल्प से आपको बतानी है कि वह मटेरियल कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग नोट करते हैं और फिर से टेबल को आप फिर से जाके पीछे, है ना, देख लीजिएगा, ठीक है, कि ये कौन से मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। तो हमने अभी जस्ट बताया आपको, जिसकी रेजिस्टिविटी जितना कम होगी उसकी कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगी, यानी वह गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी कम, कंडक्टिविटी ज़्यादा, कंडक्टर, ठीक है। फिर से क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो टेबल 12.2 को आप फिर से देखिए, है ना। तो हमने आपको बताया पेज नंबर 209 क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज टेबल 12.2 आंसर द फॉलोइंग। 12.2 को फिर से आप जाके वहाँ पे, है ना, देख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या है आपका, फिर वहाँ पर जाके उसको देखिए, उस टेबल को देखिए, है ना, कि रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो गुड कंडक्टर, है ना, और जिसकी सबसे कम होगी वो बेस्ट कंडक्टर। बस टेबल को देखिए, टेबल को देख के बतानी है आपको। हाँ, एग्जाम में टेबल के लिए नहीं आएगा, ठीक है, और ना ही वो टेबल को आपको याद करने की जरूरत है ना। आपको इसके पहले का जो हमने बताया कि रेजिस्टिविटी आप कैलकुलेट करिए, केवल रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए आएगा आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्वेश्चन क्या है आपका, ये विच एमंग आयरन एंड मरकरी इज ए बेटर कंडक्टर। तो मरकरी और आयरन में बेटर कंडक्टर कौन है, अच्छा कंडक्टर कौन है, टेबल को देख के बतानी है। तो आंसर है जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो बेटर कंडक्टर है। तो हमने देखा आयरन की जो रेजिस्टिविटी है, आयरन का रो आयरन यानी रेजिस्टिविटी आयरन का क्या है 10.0 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और मरकरी की जो रेजिस्टिविटी है वो 94 है, ये 10 है और ये 94 है। तो ज़्यादा किसका, मरकरी का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो जिसकी कंडक्टिविटी कम है ना उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा, ऐसा, ठीक है। तो मीनिंग है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टिविटी जिसकी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो रेजिस्टिविटी कम किसका है, आंसर है आयरन का, तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। आयरन और मरकरी में बेटर कंडक्टर कौन हुआ, आयरन। तो आयरन इज ए बेटर कंडक्टर क्योंकि रेजिस्टिविटी कम है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है बी वाला, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। उस टेबल को देखिए और टेबल में बताइए बेस्ट कंडक्टर कौन है, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी उस टेबल में वह बेस्ट कंडक्टर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है सिल्वर इज ए बेस्ट कंडक्टर, हमने पढ़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है उस टेबल में, इसलिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन, यानी पेज नंबर
209 पर ही आते हैं, एक एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 2 3 4 पर आते हैं। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी पेज नंबर 209 है ना, एग्जाम्पल 12.6, ये हमारा न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। तो हम लोग टोटल एनसीईआरटी कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है आपका, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल्स हैविंग लेंथ एल, एक कोई भी गिवन मटेरियल है ना, एक वायर है जिसका लेंथ है एल, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, है ना, एक है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमने माना कि हमारे पास ये क्या है, एक वायर है ना, एक वायर है किसी भी मटेरियल का, और जिसका लेंथ क्या है, आंसर है एल है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो कहीं न कहीं मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी होगी, आंसर यस। तो ये मटेरियल की कहीं कहीं रेजिस्टिविटी भी होगा, ठीक है। तो अब लिखा हुआ है कि ए वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, फिर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, और इसका जो रेजिस्टेंस है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वह कितने का है, तो आंसर है 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ये समझ में आता है, ठीक है। और ये कोई भी मटेरियल है ना, कोई भी मटेरियल है, ठीक। फिर उसके बाद पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन अदर ऑफ द सेम मटेरियल, ये जो मटेरियल है इसी मटेरियल का, ठीक है, एक और वायर है जिसका हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, किसी दूसरे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा जो कि सेम मटेरियल का है। लेकिन आगे कंडीशन क्या है, हैविंग लेंथ l/2, लेंथ हाफ है पहले वाले का, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया 2a, पहले वाले का 2 टाइम एरिया है ना, मतलब ये आपका हुआ दूसरा एरिया है ना, दूसरा वायर। तो ये रहा आपका दूसरा वायर, तो लेंथ क्या है, आंसर है l/2 है, ठीक है। ये टोटल लेंथ l था, तो इसका एरिया का डबल हो गया, और एरिया क्या है आपका 2a है, लेंथ हाफ है, और मटेरियल सेम होने की वजह से ध्यान रखने, ये भी मटेरियल वही है, ये भी मटेरियल वही है, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी सेम होगी, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। तो हमको बतानी है इसका क्या आंसर है, रेजिस्टेंस, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर, है ना, वायर ऑफ द सेम मटेरियल। तो इसका हमको रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद हमको दिया है पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, मटेरियल तो सेम है, रेजिस्टिविटी आपकी सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसका हम सबसे पहले कहीं कहीं एल दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एल ए रो आर में कहीं कहीं हम रिलेशन जानते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपान ए, जानते हैं, आंसर यस। तो अब पहले वाले में ये फर्स्ट केस मान लेते हैं, या पहला वायर मान लेते हैं, वायर नंबर 1, ठीक है, पहले वायर के लिए, ठीक है। तो ये लिख लो वायर, तो पहले वायर के लिए हमारा हुआ R = रो एल अपान ए, और दिया हुआ है रो एल अपान ए, पहले का लेंथ L, रेजिस्टिविटी रो, एरिया A, और रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 4 ओम का, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कहीं न कहीं रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं दूसरे वायर का, तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस जो होगा, है ना, वायर जो हमारा दूसरे वायर का होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस = है ना, रो तो सेम होगा क्योंकि मटेरियल आपका वही है, लेंथ क्या है l/2, ये l/2 हुआ, ठीक है। अब डिवाइड बाई ए क्या चीज़ है, 2a है, तो ये 2a, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने लिखा रेजिस्टेंस = रो एल, यानी दूसरे वायर का, तो मान लीजिए हमने r' मान लिया, ठीक है। तो जो r' है दूसरे वायर का जो रेजिस्टेंस है, रो एल और अपान ए है, अपान ए इंटू ये है 2 × 2 = 4 है। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये क्वांटिटी देखिए, ये ऐसे आपको नहीं करना है, हमने आपको दिखाने के लिए ऐसा बताया। तो या तो ये 2 मान लो, है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो r' = रो एल अपान ए, 4 है, तो ये हुआ 4, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई 4, तो 4 ये 1 ओम।
तो जो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस आया वह कितने का आया, आंसर है 2 ओम आया, ये आपका है आंसर। ठीक है, ये कर लीजिएगा। अब हम लोग उसी पेज पर 209 पेज पर ही आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 5 है ना, क्वेश्चन कितने हैं 5 हैं, जिसमें से 5वां नंबर हम लोग कर चुके हैं। अब हमको करने हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। पेज नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 1, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, है ना। तो एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कौन से ऐसे फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। तो हमने इसका आंसर दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कुछ हमारे फैक्टर हैं जिन पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और वो कौन है आपको पता है, एकदम हलवा है, एकदम आसान है, आप लोग जानते हो। यस, वही है ना। लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, बस, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यही हमारे 4 फैक्टर है। ठीक है, तो लिख लो। फर्स्ट आपका क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, आंसर यस, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ पर डिपेंड करता है कंडक्टर के रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा किस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। वेरी गुड, है ना, आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हो, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, और अगला क्या है, यस, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बस यही हमारे फैक्टर है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, बस ये हमारे 4 फैक्टर थे, हो गया। इतना आसान, इतना इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एकदम ऐसे ही। ठीक है, ओके, तो इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ना, क्या है, विल करेंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर, पतले वायर में या फिर मोटे वायर में, किसमें करंट आसानी से फ्लो होगा, है ना। ये है आपका ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है ना, व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, सेम सोर्स से जुड़े हुए हैं, एक पतला वायर है एक मोटा वायर है, तो किसमें करंट आसानी से फ्लो होगा, और उसका आंसर लिखना है आपको वाई, क्यों। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक आसान सा आंसर है। अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा ये कि जो हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है ना, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो हमने देखा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना, और जो रेजिस्टेंस था वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था क्रॉस सेक्शन एरिया के, है ना। तो एरिया अगर इंक्रीज होगा, यानी एरिया ज़्यादा होगा, मोटा वायर होगा, जिसका डायमीटर, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा वो मोटा वायर होगा, एरिया ज़्यादा होगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, और जब रेजिस्टेंस कम होता है तो कंडक्टर जो होता है वह बढ़िया होता है, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है ना। तो अब हमको यही देखना है, एक मोटा वायर है, ये मोटा वायर है, ठीक है, और एक पतला वायर है, एक पतला वायर है, सेम मटेरियल के हैं, और दोनों को सेम सोर्स से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, सेम सोर्स से जोड़ा जा रहा है। अब बताइए किसमें करंट आसानी से फ्लो होगा, तो आंसर है जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होगा कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वह गुड कंडक्टर होगा, करंट उसमें आसानी से फ्लो होगा। बस यही आपको लिखना है ना। ठीक है, तो इसी को आपको लिख लेना है, यानी रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे हमको करंट आसानी से मिलता है। बस इसी को लिख लेना, ठीक है ना। तो आइए लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ना, क्या हमने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वह क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोटा वायर होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, जिससे करंट अच्छा फ्लो होगा। बस, तो किस में ज़्यादा होगा, थिक वायर में या फिर थिन वायर में, तो थिक वायर में करंट ज़्यादा फ्लो होगा। द करंट विल फ्लो मोर ईजिली थ्रू अ थिक वायर, थिक वायर में इजीली करंट फ्लो होगा, ज़्यादा नहीं, इजीली करंट फ्लो होगा, आसानी से। ठीक है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, टक्कर कम
कम होगा और इसलिए आसानी से फ्लो होगा, इजीली फ्लो होगा। देन थ्रू अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। ये रहा। अब इसका रीजन क्या लिखोगे? इसका रीजन है दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हो दैट इज, है ना, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/8। ये हो, बस ये आपको आंसर लिखनी है, इतने ही लिखना है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का रेजिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल एक कंपोनेंट है ना, जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, हमने माना आर है, ठीक है, और इसको किसी सोर्स से हमने ऐड किया। ये कीज है ना, ये कीज आपका, ये सोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस V है ना। तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, आंसर यस, करंट फ्लो होगा, है ना। तो करंट क्या फ्लो होगा? हमने माना करंट I फ्लो होगा। तो एक हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका रेजिस्टेंस R है, अगर उसमें हमने V सोर्स ऐड किया तो उसमें करंट I फ्लो हुआ, ऐसे हमने मान लिया, ठीक है, ओके। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट, रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। वाइल है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, है ना। तो अब क्या किया जा रहा है? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसको हाफ किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या पूछा है? व्हाट चेंज विल करंट थ्रू इट। तो इसके करंट में क्या चेंज होगा? तो सबसे पहले हमने ये सर्किट डायग्राम बना लिया। सर्किट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, बट जस्ट समझने के लिए हमने बना लिया कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका रेजिस्टेंस R है, अगर उसको हम भी पोटेंशियल डिफरेंस से ऐड किए तो उसमें करंट I फ्लो होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? IR। V इज इक्वल टू क्या? IR, ठीक। तो I की वैल्यू क्या होगी? तो I इज इक्वल टू V/R होगा, आंसर यस, I इज इक्वल टू V/R होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए फिर क्या होता है, फिर अब कहा है कि फिर कह रहा है ना कि जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी रेजिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट रहा तो ये R ही रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको हम हाफ कर दें, है ना, क्या? एंड ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने हाफ कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 2 इन हाफ कर दिया, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस आपका वही है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V/2 हो गया, है ना। तो अब आपका करंट क्या होगा ये पूछा है ना। तो V जब चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा, ओम्स लॉ, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस हमारा वही है, V यही है ना। अब बताइए जो हमारा करंट होगा वह क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग करंट को निकालते हैं। तो करंट का फार्मूला हमारा क्या होता है? तो करंट का फार्मूला हमारा I डैश होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने हाफ किया तो नया करंट जो मिलेगा I डैश, ठीक है। V का वैल्यू क्या है? V/2 है ना। और रेजिस्टेंस आपका सेम है, वही है, ठीक है। तो जो नया करंट मिला आपका I इज इक्वल टू ये क्या मिलेगा? 1/2 इंटू V/R। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा? न्यू करंट I इज इक्वल टू हाफ इंटू V/I मीन्स I, V/R मीन्स R, सॉरी V/R मीन्स I। तो ये रहा I। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हुआ तो करंट भी क्या हो जाएगा? हाफ होगा। यही आपको आंसर देनी है, ठीक है। तो ये तो था हमारा मैथमेटिकल फॉर्म, और इसको आंसर में आपको लिखना क्या है? बस हाफ ऑफ करंट, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो कहीं कहीं करंट भी आपका हाफ होगा, ये आपको लिखना है। तो लिख लें, आंसर है यस, ठीक है। आइए नोट करते हैं। तो इसका आंसर बस यही लिखना है। तो करंट हमारा क्या होगा? हाफ होगा। द करंट विल also decreases to half of
इट्स फार्मर वैल्यू। तो करंट भी अपने फार्मर वैल्यू का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बस, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल, है ना। हम लोग इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है, जिससे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं ना, वायर को एक दूसरे से जोड़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन, जो हमारा आयरन होता है, प्रेस, ठीक है, इस्त्री, ठीक है, तो वो उसमें हम लोग उसमें प्योर मेटल यूज नहीं करते हैं। उसमें जो कॉइल लगा हुआ होता है ना, प्योर मेटल का नहीं होता है, उसमें एलॉय का लगा हुआ होता है। तो वही पूछा है क्यों, एलॉय का ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग इसका आंसर जानते हो, ठीक है। तो जो हमारा एलॉय होता है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है। और उसके बाद ये देखा हमने कि जो हमारा एलॉय होता है ना, वो ऑक्सीडेशन ईजिली नहीं होता है, रेड हॉट होता है, यानी गर्म होता है, तो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ऑक्सीडेशन उसमें होना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो एलॉय में ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है देन प्योर मेटल, ठीक है। और उसके बाद जो हमने अभी पहले बताया कि जो हमारा प्योर मेटल होता है उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, लेस होता है, और जो हमारा एलॉय होता है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, जिससे हमको हीट प्रोड्यूस होता है, हीट हमको मिलता है, ठीक है। बस यही लिखना है ना। तो क्या लिखना है, द इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल, ठीक है, प्योर मेटल, बिकॉज, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर 1 2 3 लिख लो। इसका क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी होता है वो हाई होता है, और ये ऑक्सीडेशन नहीं करता है, जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं करता है, यही लिखना है। तो इसका आंसर यही ना, आपको बताया, क्या बताया, क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच लार्जर देन या मच हायर देन प्योर मेटल, ठीक है। एन एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजिली, है ना, इवन एट हाई टेम्परेचर, ये था आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन शायद हम लोग का एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल करते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग का अगला पेज है ना, पेज नंबर 212, एग्जाम्पल नंबर 12.7 एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, ये एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, एंड एक कंडक्टर, और एक कंडक्टर ए भी है हमारा ये, ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, और ये बैटरी से जुड़े हुए हैं, है ना। तो बैटरी मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पर देखिए सेल का कॉम्बिनेशन हम कैसे करते हैं, तो सेल का कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल, 3 सेल इसमें जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये एक बैटरी हो गई, ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, पहले बैटरी का ये माइनस, ये प्लस, दूसरे बैटरी का प्लस और ये माइनस, तीसरे बैटरी का प्लस और माइनस, ऐसे जोड़ा जाता है सेल को, ठीक है। ये फिगर ड्रा कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन है ना, आप लोग पूछे हुए थे, है ना, कोई पूछा था, ठीक है। तो सर जोड़ते कैसे, तो हमने उनको आंसर दिया हुआ था, ठीक है। तो ओके, तो ये हुआ हमारा एक 6 वोल्ट का सोर्स है जो कंडक्टर और इलेक्ट्रिक लैंप को जोड़ा गया है, ठीक है। अब ये इस तरह से है। तो फिर आगे पूछा हुआ है, फिगर ये आपका दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस, है ना, पहला क्वेश्चन ही है। तो कंडक्टर और इलेक्ट्रिक लैंप, है ना, दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, ये हमने आपको बताया हुआ है ना। अब क्या काम करोगे कि अगर कीज को क्लोज करोगे तो करंट फ्लो होना शुरू होगा, आंसर यस, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे 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 कंडक्टर में गया करंट, वही करंट कंडक्टर में गया, फिर वही करंट इलेक्ट्रिक लैंप में गया। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। फिर कंडक्टर यानी करंट आपका ये वही करंट वही करंट वही करंट यहाँ पर आ गया, सही है। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस आपको बतानी है। तो टोटल रेजिस्टेंस में हमने देखा कि R1 हमारा ये है, R2 हमारा ये है, तो R1 इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है,
R2 इज इक्वल टू 20 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा, और ये दोनों सीरीज में है, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 प्लस 20, तो सीरीज कम्बिनेशन यानी टोटल हुआ आपका 24 ओम। तो ये पहले का आंसर है। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन देखिए, द करेंट थ्रू द सर्किट। अब सर्किट में करंट क्या फ्लो हो रहा है, तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस हुआ वह हुआ 24। ठीक है, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस आपने यूज किया हुआ है 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल रेजिस्टेंस 24, तो आई की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, है ना, ओम्स लॉ के डेफिनेशन से। तो ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो करंट I इज इक्वल टू V अपान आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लीजिएगा करंट I इज इक्वल टू, सर्किट में पूरे करंट I निकालना है। ठीक है, तो V का वैल्यू क्या है, तो आंसर है 6 है, डिवाइड बाई R की वैल्यू क्या है, आंसर है टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का है 24, है ना, 6 1 जा 6, 6 4 जा, ठीक है 24। ठीक, तो I इज इक्वल टू 1/4 और SI यूनिट ऑफ करेंट एम्पियर, ये हो गया। या फिर इसको आप डेसिमल में चेंज कर लो, तो करेंट I इज इक्वल टू क्या होगा, 0.25 एम्पियर, ये आपका हुआ करंट 1/4 एम्पियर। तो ये आपका करंट का आंसर है ना, ये रहा। और फिर उसके बाद ये आपका टोटल रेजिस्टेंस का आंसर है। अब आते हैं सी पर। सी देखिए क्या कहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस कंडक्टर, कंडक्टर के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक लैंप के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, देखिए तो करंट तो हमने देखा, करंट 2.5, करंट 2.5 आ गया, है ना, 0.25 करंट आ गया। तो अब ये जो 2.5 एम्पियर का करंट है ना, तो वह कौन से रेजिस्टेंस में गया, तो आंसर है कंडक्टर के रेजिस्टेंस में वही करंट गया, है ना। इन दोनों कंडक्टर के एक्रॉस करंट क्या है, ये है, और वही कंडक्टर यानी वही करंट इलेक्ट्रिक लैंप में भी गया। तो इसमें करंट कितना, ये रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है, तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। यहाँ रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है, तो V इज इक्वल टू आई आर, दोनों निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस कंडक्टर, VC इज इक्वल टू आई इंटू आर, है ना, किसका, कंडक्टर का करंट और कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और ये मिलेगा हमको कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो VC इज इक्वल टू IC, कंडक्टर में कितना करंट जा रहा है, तो आंसर है यही करंट जा रहा है। ठीक है, 2.25 मल्टीप्लाई, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, आंसर है 4 है। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस कंडक्टर इज इक्वल टू 25 का 100 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, और 2 अंक पे दशमलव लगा दो, तो आपको VC इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 वोल्ट। ठीक है, ये हमको मिला कंडक्टर के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब किसके एक्रॉस पूछा है, तो VC यानी इलेक्ट्रिक लैंप के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, I लैंप के एक्रॉस कंडक्टर, ठीक है, और रेजिस्टेंस किसका, लैंप का। तो VL इज इक्वल टू यानी लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट I, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो आंसर है 0.25, है ना, तो 0.25। ठीक है, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस क्या है 20, है ना, करंट सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। ठीक, तो V लैंप यानी पोटेंशियल डिफरेंस लैंप का क्या होगा, 1 0 से 1 डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो 2.5 इंटू आपका आएगा 2, है ना, तो 25 दूना 50, तो V इज इक्वल टू 50 और 1 पॉइंट पर डेसिमल, तो VL इज इक्वल टू 5 वोल्ट, यानी लैंप के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 5 वोल्ट होगा, और जो आपका कंडक्टर है उसके एक्रॉस 1, तो 5 + 1 = 6, आंसर आपका राइट है। ठीक है, तो ये है न्यूमेरिकल, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी, बहुत आसान है, बस इस तरह से आप लगे रहिए, करते रहिए। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेज नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 1, है ना।
और ये जो क्वेश्चन है आपका, ऐसा क्वेश्चन है ना, हमने आपको न्यूमेरिकल सेशन में बता के रखा हुआ है ना। एक न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट होगा जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, है ना। लगभग 5, 7, 8 वीडियो, 9 वीडियो के लगभग आपका होगा, जिसमें हम एक एक वीडियो में 5 से 7, 5 से 6, 4, 5 न्यूमेरिकल ऐसा बता के रखा हुआ है, ठीक है। उसको आप कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल है सब, उसमें न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये रहा आपका ड्रा अ सिमेट्रिक डायग्राम। हमको डायग्राम ड्रा करनी है ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच। 3 सेल है ना, 3 सेल हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2 वोल्ट है हर एक सेल का। तो सेल को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है, बैटरी, ठीक। और उसके बाद क्या कहा है, एक 5 ओम का रजिस्टर है, एक 8 ओम का रजिस्टर है, एक 12 ओम का रजिस्टर है, एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सब के सब सीरीज में कनेक्ट है। तो हमको ऐसा डायग्राम बनानी है, केवल डायग्राम बनाना है, ठीक है। आइए डायग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं कि एक हमारे पास बैटरी है, बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो ये रहा आपका एक सेल, ये रहा एक सेल 2 वोल्ट का, ठीक है। ये रहा दूसरा सेल 2 वोल्ट का, ये रहा तीसरा सेल 2 वोल्ट का। अब ये हुआ आपका प्लस, ये हुआ आपका माइनस, ऐसे कंबाइन किया जाता है सेल का, ठीक है। पहले का प्लस, दूसरे का माइनस, दूसरे का प्लस, तीसरे का माइनस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा, ठीक। तो ये रहा आपका टोटल बैटरी हो गई कितने वोल्ट की, तो आंसर है 6 वोल्ट की। ये टोटल 6 वोल्ट की बैटरी है आपका, ठीक है। ये बैटरी हो गया। अब फिर उसके बाद कहा है कि 3 सेल को हमने जोड़ दिया, ये हमारी बैटरी तैयार हो गई। ये 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर और 12 ओम रजिस्टर सबके सब सीरीज में जुड़ी हुई हैं, है ना। तो यहाँ से हमने ले लिया ऐसे, ये एक रजिस्टेंस 5 ओम का, दूसरा रजिस्टेंस 8 ओम का, तीसरा रजिस्टेंस आपका 12 ओम का, है ना। 5 ओम का रजिस्टेंस, ठीक है, 8 ओम का रजिस्टेंस और 12 ओम का रजिस्टेंस, ये सब सीरीज में जोड़ दिया हमने, ठीक है। और फिर कहा है एंड ए प्लग की, एक प्लग की, ऐसे ये प्लग की सबको हमने सीरीज में जोड़ दिया, हो गया काम खत्म। तो ये हमारा डायग्राम तैयार, ठीक है। अब इसमें जब करंट फ्लो होगा तो हम स्विच को क्लोज करेंगे तो ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, आई करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तैयार, ठीक है। अब देखिए, तो अब ना क्या हम इस पूरे सर्किट का पूरे डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, निकाल सकते हैं, यस। तो हम लोग इक्विवेलेंट करंट यानी सर्किट का करंट निकाल लें, आंसर यस, निकाल सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर टोटल करंट निकाल लेते हैं इस सर्किट का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, सबके सब सीरीज में है तो करंट सबका सेम होगा। तो हमने माना ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ठीक है। तो अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो R1 बराबर क्या है 5 ओम, R2 बराबर क्या है 8 ओम, है ना, R3 बराबर क्या है 12 ओम, ये है आपका। तो आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, सब सीरीज में है क्योंकि करंट वही सब में वही करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए 5 + 8 + 12, तो R सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 8 5 13 12 25, है ना। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक। अब हम लोग करंट निकाल सकते हैं, आंसर यस। भी आपको दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दिया है इस सर्किट का, है ना। तो I = ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो I = V का वैल्यू क्या है 6 है, डिवाइड बाई, ठीक है, R का वैल्यू क्या है 25, ठीक है। और ये रहा आपका कहीं न कहीं एम्पियर, ठीक है,
तो करंट कैसा यूनिट एम्पियर होता है। तो करंट इसमें कितना फ्लो होगा, तो आंसर है 6/25, ठीक है, एम्पियर ये करंट फ्लो होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यही करंट किस में फ्लो होगा, R1 में, R2 में, R3 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको आप ना डेसिमल में चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप डेसिमल में ले जाओ, है ना, तो कर दे कि कर लोगे, आंसर यस कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो फिर अब हमको निकालना है ना हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सबका निकालिए, है ना। अब उसके बाद करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो करंट को मेजर करने के लिए अमीटर यूज़ कर लेते हैं। तो सीरीज कम्बिनेशन में ही हम लोग अमीटर यूज़ कर लेते हैं, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये अमीटर हो गया। तो अमीटर करंट बताएगा, है ना, किसका, 12 ओम का, आंसर है यस, 8 ओम का, आंसर है यस, 5 ओम का, आंसर है यस। तो ये जो अमीटर है ना वह करंट बताएगा 6/25, ठीक है, ये बताएगा, जो सभी रेजिस्टेंस में वही करंट है, हो गया, ठीक। तो अब हम लोग हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, आंसर यस, R1, R2, R3 का सबका निकाल लो, ठीक है। और करंट हमने ए मीटर से मेजर कर लिया, ये हुआ सब में। तो करंट सेम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला, V1 = I1 R1, I तो आपका सेम है, तो ये रहा IR1। तो V1 यानी कौन से रेजिस्टेंस में, 5 ओम के, तो ये हुआ 6/25, I का वैल्यू, R1 का वैल्यू है 5, 5 × 5 = 25, 6/5, तो 6/5 का मतलब 1.2, ठीक है, 5 × 5, 5 × 10, तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस। तो R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 1.2, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं R2 के क्रॉस, तो V2 = I × R2, तो V2 = I का वैल्यू है 6/25 इंटू R2 का वैल्यू क्या है, 8, ठीक है। तो V2 = 8 × 6 = 48, ठीक है, बाई क्या होगा 25। अब ये रहा आपका वोल्ट, है ना, इसको आप डेसिमल में भी चेंज कर लोगे, है ना, 25 × 50, 2 बार तो जाएगा नहीं, 25 × 25 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप डिवाइड इसको कर लेंगे, या तो यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। अब V3 का मतलब I × R3, तो तीसरे वाले रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, I का वैल्यू 6/25 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस यानी 12, ठीक है। तो ये रहा आपका V = 12 × 6 = 72, है ना, 12 × 6 = 72 / 25, ठीक है। तो V3 यानी R3 वाले रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 25 × 50, है ना, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, या फिर इसी पे आप आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका, कहीं कहीं इसको आप कर लीजिएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर ये है कि जो पेज नंबर 213 का क्वेश्चन नंबर 1 था, केवल ये डायग्राम बनानी थी, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यही सब है, करंट निकालो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, यही सब था। और करंट मेजर करने के लिए डायग्राम बनाओ, तो करंट मेजर करने के लिए ये एक नया डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये रहा आज का पेज नंबर 213 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आइए और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 214, एग्जाम्पल 12.8, ठीक है। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर, ये सर्किट डायग्राम है, सपोज द रजिस्टर R1 is 5 ohm, R2 is 10 ohm and R3 have 30 ohm, है ना, respectively, which have been connected to a battery of 12 volt। तो ये सभी रेजिस्टेंस R1, R2, R3 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक। और ये आपका वोल्ट मीटर है ना, और सीरीज कम्बिनेशन में जुड़ा है आपका ए मीटर। तो ए मीटर आपका करंट मेजर करेगा, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करेगा कि R1, R2, R3 में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, ठीक। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में जो करंट होगा वो आपको बतानी है ना। टोटल करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट में करंट क्या फ्लो होगा,
सर्किट में क्या करंट फ्लो होगा, आई यानी ये बतानी है ना। फिर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस ही निकालते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू होगा, आंसर यस। तो करंट फ्लो हुआ आई, तो करंट जब आई फ्लो हुआ तो यहाँ से करंट आई 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 आई, जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, है ना, तो करंट कुछ इधर गया, कुछ करंट इधर गया, करंट इधर गया, यानी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो करंट क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर जाके यहाँ पर मिल गया, फिर वही आपका करंट। तो करंट जहाँ डिस्ट्रीब्यूट, तो दोनों तीनों चारों जितने भी रेजिस्टेंस हैं जहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो सभी रेजिस्टेंस पैरेलल में, ठीक है, हमने आपको बता के रखा हुआ है। तो ये सब कैसे हो गए, पैरेलल में, है ना। तो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो करंट फ्लो हुआ, तो इसका हम लोग आंसर देते हैं, सोल्यूशन है आपका। तो R1 कितना है आपका 5 ओम, R2 कितना है आपका 10 ओम, है ना, R3 कितना है आपका, आंसर है 30 ओम। और ये सभी कैसे हैं, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आंसर है, तो ये सभी के सभी पैरेलल में है, तो RP, है ना, RP यानी इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है, ठीक है। तो 1/RP इज इक्वल टू, रखो R1 R2 R3 की वैल्यू रख दो, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, है ना। तो 1/RP इक्वल टू, एलसीएम ले लो, 30 एलसीएम होगा, है ना, 30 एलसीएम, 5 छक्के 30, 6 एकम 6 प्लस 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, है ना, 30 1 जा 30, 1 1 जा 1, तो 1/RP इज इक्वल टू 6 3 9 1 10, 10/30, तो RP इज इक्वल टू 30/10 बराबर 3 ओम। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हुआ, यानी टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस हुआ, टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस हुआ वह क्या हुआ आपका 3 ओम, ठीक है। तो ये है आपका टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इक्वल टू 3 ओम, ये रहा आपका आंसर। तो ये है आंसर नंबर सी का, ठीक है, ओके। तो ये रहा। अब हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल करंट। तो टोटल रेजिस्टेंस हमको मिल गया, जब टोटल रेजिस्टेंस हमको मिल गया तो फिर उसके बाद हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, V दिया हुआ है, अब टोटल R मिल गया, तो कहीं कहीं हम सर्किट में करंट निकाल सकते हैं। तो किसका आंसर होगा, तो टोटल करंट इन द सर्किट, यानी B का आंसर होगा, B का आंसर होगा। तो B का आंसर होगा, हमको करंट निकालनी है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I की वैल्यू चाहिए, I इज इक्वल टू V/R होता है। तो I इज इक्वल टू V का वैल्यू क्या है 12 है, R का वैल्यू क्या है, अभी जो इक्विवेलेंट हमने निकाला हुआ है 3 है, तो 3 4 जा 12, और ये रहा SI यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ये आंसर रहा आपका, और आपका रहा ये आंसर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट। अब ए वाला देखिए क्या पूछा है, कहा है कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में जो करंट होगा वो पूछा है। तो हमने मान लिया इसमें है करंट I1, इसमें है करंट I2 और इसमें है करंट I3, तो हमको निकालना है I1। तो I1 इज इक्वल टू क्या होता है V/, यस V/, बताइए R, ठीक है, तो R1, ठीक है। तो अब ये देखिए, तो कहीं न कहीं पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है 12, है ना। तो अब ये पॉइंट हमारा है A, मान लीजिए ये पॉइंट B है, तो AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 12 वोल्ट है। तो AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 12 वोल्ट है ना। तो अब 12 वोल्ट AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो AB में R1 R2 R3 सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका मतलब ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, पता है
ठीक है। तो यहाँ पर करंट I1, रेजिस्टेंस R1, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 12, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू V अपान R1, तो I1 इज इक्वल टू V मीन्स 12, ठीक है। R1 मीन्स 5, ठीक है। तो क्या होगा आपका I1 इज इक्वल टू 5 दूना 10 आपका होगा 5 चौके 20, ठीक है। ये रहा एम्पियर। तो R1 वाले रजिस्टर में 2.4 एम्पियर करेंट, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग I2 निकाल लेते हैं। I2 इज इक्वल टू V अपान R2, तो I2 इज इक्वल टू V मीन्स 12, ठीक है। ये रहा 12, ठीक है। अब R2 मीन्स 10, ये रहा 10, तो कितना हुआ 10 1 जा 10, 10 2 जा 22, है ना 20, ओके। तो I2 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रहा आंसर, फिर ये रहा आपका आंसर, ठीक है। फिर आपको पूछा है I3 इज इक्वल टू क्या होगा V अपान I3, तो I3 इज इक्वल टू V के वैल्यू क्या है 12, ये रहा 12/30, ठीक है। तो 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, 5 चौगा 20, तो I3 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो हर एक करंट में, हर एक रेजिस्टेंस में हमको करंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इस तरह से आपका न्यूमेरिकल रहा, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपका 12.8, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, पेज नंबर 215, एग्जाम्पल 12.9, है ना। इन फिगर R1 बराबर 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 40 ओम, R3 इज इक्वल टू 30 ओम, R4 इज इक्वल टू 20 ओम, R5 इज इक्वल टू 60 ओम एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। ये हमारा अरेंजमेंट है और ये आपका है 12 वोल्ट की बैटरी, है ना। तो इसमें कितने सेल लगे हैं, तो आंसर है ये वाला फर्स्ट सेल, ठीक है, ये वाला सेकंड सेल, ये रहा, और ये थर्ड सेल, ठीक है, और ये फोर्थ सेल। तो 4 सेल इसमें जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये अरेंजमेंट रहा हमारा। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकालना है, ठीक है, और उसके बाद टोटल करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। बस देखिए, तो हमको दिया हुआ है R1 इज इक्वल टू 10 ओम, है ना, R2 इज इक्वल टू 40 ओम, R3 इज इक्वल टू आंसर है 30 ओम, ठीक है, और फिर R4 इज इक्वल टू आपका है 20 ओम, है ना। फिर आपका नेक्स्ट है R5 इज इक्वल टू 60 ओम, ये इस तरह से, है ना। तो हमने देखा अरेंजमेंट में जैसे ही की को क्लोज किया तो करंट फ्लो होना शुरू होगा, आंसर यस। तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो करंट जब करंट आई फ्लो हुआ इस सेल से तो यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, R1 में भी कुछ करंट जा रहा है, R2 में भी कुछ करंट जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर यहाँ पे आके मिल गया, फिर वही करंट, फिर यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे 3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो करंट जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट पैरेलल, करंट जहाँ डिस्ट्रीब्यूट पैरेलल, और करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सेम होगा सीरीज। तो R1 R2 कैसे हो गए पैरेलल, तो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 अपान R1 प्लस R2 होता है, याद है फार्मूला, आंसर है यस, ठीक है। तो हमने देखा, ठीक है, R1 एंड R2 किस में है, इन पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा तो हमने मान लिया RP, ठीक है, RP डैश मान लिया, है ना, RP ही माना RP। तो अब दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, R1 और R2 पैरेलल में है, तो इसका फार्मूला हमारा क्या है, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, कोई दिक्कत, आंसर है नो। तो R पैरेलल इज इक्वल टू R1 इंटू R2, R1 10 है, R2 40 है, तो 10 इंटू 40 डिवाइड बाई 10 प्लस 40 है कि नहीं, ठीक है, 40 ये हुआ आपका। तो R इक्विवेलेंट मिलेगा आपको 10 4, ठीक है, 4
105, तो आंसर है 5 अट्ठे 40। तो आर पी इज इक्वल टू 8 ओम मिला। ठीक है, ये मिला, मतलब R1 R2 जब पैरेलल जोड़ा तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला RP, जो क्या मिला 8 ओम। सही है, ठीक। अब फिर करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहाँ पे, इसमें गया, फिर आके यहाँ पे मिल गए, फिर वही करंट, ये जो करंट आई था, फिर करंट आई, फिर करंट आपका वही आई, फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ करंट इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें, है ना। फिर से R3 R4 R5, अब ये कैसे हुए, ठीक है। नाउ R3 R4 एंड R5 इन पैरेलल में है ना, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से फिर से, है ना, फिर से हम इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो उसका हम नया नाम रखते हैं RP डैश। RP किसके लिए था, RP हमारा इन दोनों के लिए था, अब RP डैश इन तीनों के लिए होगा, और 3 है हमारे, R1 इंटू R2 इंटू R3 अपन R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाओ, आंसर ले जाओ खटाक से, पहले जैसा ना, ठीक है, यही ध्यान देना है। जब तक हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है तब तक हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का, लेकिन 3 हो गए तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इस तरह से करना पड़ेगा। तो 1/RP डैश यानी ये तीनों, ठीक है। तो 1/R3 मीन्स 30 प्लस 1/R4 मीन्स 20, ठीक है, प्लस 1/R5 मीन्स 50, क्या है R5 60, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। अब बस एलसीएम लेको इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो 60 एलसीएम होगा, इसका एलसीएम क्या होगा 60, और ये रहा आपका 1/RP डैश। तो 30 दूना 60, 2 एकम 2, है ना, 20 तिया 60, 3 एकम 3, प्लस 60 एकम 60 1, तो 1/RP डैश इक्वल टू 2 प्लस 3 1 6/60, ठीक है। तो RP डैश इक्वल टू 60/6 इक्वल टू 10, तो RP डैश इक्वल टू 10 ओम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा मिला रिजल्ट, ठीक है। तो अब इसका इक्विवेलेंट 8 आया, इन तीनों का इक्विवेलेंट 10 आया, है कि नहीं। अब देखो, तो इसका इक्विवेलेंट ये रहा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर से हमने की को क्लोज किया तो करंट वही रेजिस्टेंस 8 में भी जा रहा है, वही करंट, फिर करंट, फिर वही करंट 10 में जा रहा है, वही। तो अब ये RP यानी इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट दोनों कैसे हो गए सीरीज में, ये इसके इसके लिए, है ना, और दोनों कैसे हो गए सीरीज में, हुआ कि नहीं, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो हुआ I तो इसके इक्विवेलेंट में जाएगा, फिर यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट में जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट 8, इसका इक्विवेलेंट 10, अब दोनों में करंट वही जाएगा हमारा, अब दोनों करंट हमारा वही जाएगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो फिर से अब हमारा R इक्विवेलेंट सर्किट का, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है, तो जिसको हमने बोला R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RP मतलब ये 8 वाला, और प्लस ये रहा आपका RP डैश। तो अब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RP मीन्स 8 प्लस RP डैश मीन्स 10, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिला आपको 18 SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। तो 18 ओम इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला, जिसको हमने बोला टोटल रेजिस्टेंस। ये है ए का आंसर, ठीक है ना। अब उसके बाद हमको निकालना है बी का आंसर। तो बी का आंसर क्या पूछा है, ठीक है, तो बी का आंसर हम लोग निकालेंगे। हाँ, तो बी के लिए हमारा क्या होगा, तो बी के लिए पूछा है टोटल करंट, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया हमको, और हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या निकाल लेनी है, करंट। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू क्या मिलता है V/R। तो I इज इक्वल टू V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू है आपका 12, ठीक है। R का वैल्यू क्या निकाले हो, R इक्विवेलेंट 18, ये रहा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू
12/18, ठीक है, V/R, V है आपका 12, R इक्विवेलेंट है आपका 18, तो 6 दूना 12, 6 के 18, तो I इज इक्वल टू डिवाइड करिए तो 3 के 18, 18 इस तरह से आता रहेगा, डॉट 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 ये आता रहेगा, ठीक है। तो हम 2 प्लेस तक राउंड अप कर लेते हैं, तो I इज इक्वल टू 0.6 और ये 7 और करंट है तो एम्पियर, ठीक है। तो ये रहा हमारा SI यूनिट ऑफ करंट, यानी टोटल करंट इन द सर्किट ये मिला और टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट 18 ओम, ये आपका दोनों का आंसर, ठीक है। तो इसको नोट करिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पर।